हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एल्गोरिदम के बारे में। एल्गोरिदम क्या होता है डाटा स्ट्रक्चर में। तो मैं आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को यहाँ पर प्रेस जरूर कर दीजिएगा। मैं आपको सिलेबस दिखाना चाह रहा था। ये देखिए, आपका जो 4th और 5th यूनिट है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप लोग। 4th यूनिट में सर्चिंग एंड सॉर्टिंग करके 2 टॉपिक था, जिसके अंतर्गत हमने सर्चिंग में बाइनरी और लीनियर सर्च यही 2 था। सर्चिंग के लिए क्या एल्गोरिदम होता है वो हमने देखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी मैंने होल्ड पे रखा था क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर आपको मैं अच्छे से बताऊंगा। आज भी कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। उसके बाद जितनी भी सर्चिंग थी, ठीक, उसमें क्या ऑपरेशन होता था। और स्टार्टिंग एल्गोरिदम में बबल, इंसर्शन, सिलेक्शन, ट्री शॉर्ट शायद मैंने नहीं बताया, लेकिन आगे वीडियो में किसी दिन मैं आपको बता दूंगा। हिप शॉर्ट, क्विक, मर्ज, रेडिक्स, ये सब मैंने आपको बता दिया है। अब थोड़ा सा ध्यान इधर दीजिए। 5th यूनिट में एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम, यहाँ पर भी देखिए एनालिसिस ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिदम करके लिखा हुआ। सिलेक्शन, बबल, इंसर्शन, हीप, क्विक, जितने भी शॉर्टिंग, तो ये सभी बेटा मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पर अच्छे से बता दिया है। यहाँ पर मुझे 4th यूनिट में सिर्फ थ्योरी और एग्जाम्पल बताना था, बट मैंने एल्गोरिदम को भी कवर कर दिया क्योंकि सेम चीज़ मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करना चाह रहा था। तो आप यहाँ यदि अच्छे से पढ़ लिए हैं तो उसको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि कॉम्प्लेक्सिटी पूछता है किसी भी सॉर्टिंग एल्गोरिदम के लिए तो सिर्फ एक्स्ट्रा आपको कॉम्प्लेक्सिटी बस को वहाँ पर एक्सप्लेन करना रहेगा। बाकी थ्योरी और एग्जांपल आप यहीं से ही ले सकते हैं। तो ये यूनिट काफ़ी छोटा होने वाला है। बस यहाँ से मैंने ट्री शॉर्ट को शायद वो ध्यान से नहीं दिखा होगा मुझे, इसीलिए कभी भी आने वाली वीडियो में इसका भी वीडियो आपको बना दूंगा। आज की क्लास में मैं आपको एल्गोरिदम बताऊंगा। हालांकि कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि एल्गोरिदम क्या करके नहीं पूछता है, लेकिन क्या बेटा बेस यही है। 4th और 5th यूनिट में एल्गोरिदम पढ़ रहे हैं तो एल्गोरिदम क्या है, उसका आपका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या रूल्स हैं एल्गोरिदम बनाने के, वो सभी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत जरूर देखिएगा। सबसे पहले परिभाषा देखते हैं एल्गोरिदम क्या है। तो आप लोगों ने यदि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं और आप लोगों ने यदि कभी भी संस्कृत सब्जेक्ट पढ़ा होगा तो संस्कृत में हम लोग बोलते हैं संधि विच्छेद करना, या किसी भी एक बड़े जो वर्ड रहते हैं उनको हम क्या करते हैं टुकड़ों में बांटना। जैसे देखिए मैंने लिखा है एल्गोरिदम, एल्गोरिदम, ठीक है। ये क्या हो गया, एल्गोरिदम को मैंने 4 भाग में बांट दिया। एल अलग है, गो अलग है, RITH अलग है, UM अलग है। कहने का मतलब क्या है, एल्गोरिदम एक प्रकार का प्रोसीजर है। अब प्रोसीजर कभी भी क्या होता है, एक बार में नहीं होता है। प्रोसीजर मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप किसी काम को करना, प्रोसीजर कहलाता है। ठीक है, किसी भी काम को करने के लिए यदि आप वो 2 से 3 स्टेप में होता है तो हमारा क्या कहलाएगा, प्रोसीजर कहलाएगा, और उसी को हम कंप्यूटर की भाषा में एल्गोरिदम कहते हैं। ठीक है, या फिर हम एक फार्मूला भी कह सकते हैं इसको, जो कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। बट इसमें सबसे ज़रूरी और अहम चीज़ लास्ट लाइन है कि इसमें जो स्टेप्स होते हैं, जो रूल्स होते हैं, जो नियम होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन कहते हैं। और एक सीमित मात्रा में होता है। कैसे, देखिए एक बेसिक एकदम छोटा सा उदाहरण ले रहा हूँ, सुनिए मेरी बात। आप सब चाय पीते होंगे, ठीक है भाई, कुछ लोग बोल रहे हैं मैं चाय नहीं पी रहा हूँ, तो काफ़ी पीते होंगे। चाय काफ़ी बनाने के लिए प्रोसीजर से में बस चाय पत्ती की जगह काफ़ी पाउडर डालते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं आप, एल्गोरिदम चाय बनाने के लिए आपको पता है कि मैं कुछ 1-2 स्टेप करूँगा, फिर लास्ट में मुझे चाय या कॉफ़ी मिल ही जाएगा। कहने का मतलब ये कि एल्गोरिदम में ये पता रहता है कि एक मतलब स्टेप के बाद, चाहे वो 4 या 5 स्टेप के बाद, स्टेप की मात्रा सीमित होती है, आपको आउटपुट मिल जाएगा। और क्या आउटपुट मिलेगा ये भी आपको पता रहता है एल्गोरिदम के केस में। देखिए सबसे पहले क्या लेते हैं, एक पतीला लेते हैं आप, सस्पेन लेते हैं, उसमें पानी डालते हैं, पानी को आप क्या करते हैं उबाल लेते हैं। उबालने के बाद उसमें हम क्या करते हैं, उसमें चाय पत्ती डालते हैं या कॉफ़ी पाउडर डालते हैं, फिर आप उसमें मिल्क डाल के शुगर डाल देते हैं, और लास्ट में आपको एक जो है टी या कॉफ़ी आपको मिल जाता है। ऐसे ही होता है ना, एक एक स्टेप करते हैं, आपको ये पता रहता है कि ये मैं सभी चीज़ें पहले स्टेप करूँगा, पानी डालूंगा, फिर कुछ देर बाद उबल जाएगा। उबलने के बाद आपको पता है कि चाय पत्ती डालना ही नहीं पड़ेगा, नहीं तो पानी पूरा सूख जाएगा। चाय पत्ती डालने के बाद आप उसको शक्कर और मिल्क डालना ही पड़ेगा। यदि आपको ब्लैक टी पीना है भाई तो आप चौथे स्टेप को आप काट दीजिए, मिल्क मत डालिए। लास्ट में कंक्लूजन ये कि आपको चाय बन जाएगा, ये आपको पता है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ एल्गोरिदम आपको समझ में आ गया होगा कि फाइनल आपको क्या आउटपुट मिलने वाला है वो फिक्स रहता है। तो स्टेप को एक के बाद एक लिखा जाता है, हर एक स्टेप में कुछ ना कुछ काम होता है। यहाँ पर स्टेप का मतलब चरण या रूल्स है बेटा, जो नियम है कि भाई आप जब तक पानी नहीं डालेंगे अब तब तक वो उबलेगा नहीं। मतलब हर आने वाला स्टेप पहले स्टेप पर निर्भर रहता है, और प्रत्येक स्टेप का अपना वो जो है काम करता है, और वो कुछ ना कुछ ऑपरेशन को जो है परफॉर्म करते हैं। ठीक, और एक एक स्टेप करने के बाद आपको क्या होता है, वो जो प्रॉब्लम है उसका आपको सोल्यूशन निकल जाता है। क्लियर है क्या। तो एक एल्गोरिदम किसी भी टास्क मतलब काम को गिने जा सकने वाले, मतलब एक लिमिट में रहेगा स्टेप, 2, 4, 6, 8, ऐसे नहीं कि आपको पता ही नहीं है कितने देर बाद चाय बनेगा, ये क्या क्या करने के बाद चाय बनेगा। तो ऐसे अनगिनत या इनफाइनाइट स्टेप नहीं रहता है भाई, एक लिमिट स्टेप रहता है, फाइनाइट स्टेप रहता है, जिसको आप आसानी से गिन सकते हैं। तो एल्गोरिदम वो करेक्ट तभी कहा जाता है, सही है वो एल्गोरिदम तभी कहेंगे जब आप जो इनपुट देंगे उसके आधार पर उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट जो है वो मिल जाएगा।
ठीक है, और आउटपुट मिल रहा मतलब आपका जो भी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम था, जो भी कंप्यूटर से संबंधित आपने प्रॉब्लम दिया था वो सॉल्व हो गया है, तभी हम उसको क्या कहेंगे, एल्गोरिदम जो है वो सही है और करेक्ट है। समझ रहे हैं क्या? इससे कुछ कैटेगरीज हैं, एल्गोरिदम में कुछ कैटेगरीज हैं, क्या है चलो थोड़ा दिखा देता हूँ आपको। कुछ कैटेगरी मतलब कुछ प्रमुख श्रेणियां हैं, जैसे क्या क्या चीज़ के एल्गोरिदम आप कंप्यूटर में यूज़ करते हैं। तो आपके सिलेबस के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, सॉर्टिंग करने के लिए। सिलेबस में सॉर्टिंग है, शॉर्ट करना मतलब चीज़ों को अरेंज करना, सॉर्ट करना मतलब उसको क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करना, चाहे आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में करें या उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करें, मतलब घटते क्रम में करें या बढ़ते क्रम में करें। तो जब भी डेटा या आइटम है उसको शॉर्ट करने के लिए, क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करने के लिए, जैसे 4 5 6 ऐसे बढ़ते क्रम हो गए, इसी में यदि मैं 5 4 3 2 1 लिखूँ तो घटते क्रम में, तो आइटम को शॉर्ट करने के लिए भी हमारे पास एल्गोरिदम है, उसके लिए भी एल्गोरिदम बनाया गया है। किसी भी डेटा को डाटा स्ट्रक्चर में, किसी भी डेटा या आइटम को सर्च करने के लिए भी एल्गोरिदम पहले से विकसित किया जा चुका है। डिलीट, जो डेटा पहले से ही आपके पास है, आपने सब पढ़ा हुआ है, यदि किसी भी डेटा को आपको डिलीट करना चाहते हैं, आइटम जो पहले से ही मौजूद है डाटा स्ट्रक्चर में, उसको आप क्या करना चाहते हैं, उसको डिलीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी पहले से एल्गोरिदम हमारे पास बना हुआ है। ये कुछ बेसिक एल्गोरिदम है जो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है, और ये सब एल्गोरिदम आपके डेटा स्ट्रक्चर में यूज़ होता है। इंसर्ट करना है, जैसे ये देखिए पहले से मेरे पास ये डेटा है, अब इसे मुझे 3 को इंसर्ट करना है, तो मैं 3 को इंसर्ट कर सकता हूँ, प्रारंभ में कर सकता हूँ, मिड में कर सकता हूँ, लास्ट में कर सकता हूँ, या कहीं पर भी मुझे डेटा स्ट्रक्चर में आइटम को इंसर्ट करना हो, इंसर्ट करना मतलब जोड़ना हो, उसके लिए भी पहले से ही एल्गोरिदम विकसित है। अपडेट करना है, कोई वैल्यू रखा हुआ है जैसे 1 2 3 4, अब यदि आपको 4 की वैल्यू या 3 की वैल्यू को अपडेट करके 3 को 5 से अपडेट करना है, आप सबको पता है, अपडेशन मैंने बताया हुआ है ना। तो ये कुछ 5 एल्गोरिदम है जो पहले से ही बना हुआ है, कुछ श्रेणियां हैं इस कैटेगरी में एल्गोरिदम हैं। कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, जटिलता की बात करें, कुछ कठिनाइयां हैं, किस आधार पर, देखिए किसी भी चीज़ को चेक करने के लिए उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होता है कि कोई भी एल्गोरिदम सही है कि गलत है, या किस आधार पर जज करते हैं कि एल्गोरिदम अच्छा है कि बुरा है। क्योंकि देखेंगे आप, मैंने इतने सारे एल्गोरिदम बताए हैं, सभी के सभी का मुख्य काम है डेटा को सॉर्ट करना, मतलब चीज़ों को क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करना। सभी एल्गोरिदम करते हैं, मुख्य काम तो सभी का है ना, शॉर्टिंग करना। लेकिन आपको बता दूं कि जैसे आपको इंसर्शन सॉर्ट है, कब कौन सी स्थिति के लिए अच्छा है, सिलेक्शन सॉर्ट कौन सी स्थिति के लिए अच्छा है, मतलब जितने भी इंटरनल सॉर्टिंग है वो कम डेटा के लिए अच्छा रहता है। बबल सॉर्ट में क्या करता है, आसानी से जब आप पे आउट वैल्यू ज्ञात करने आता है तो बहुत ही कम समय में आसानी से हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम अपना डेटा को व्यवस्थित कर सकते हैं। तो क्या होता है, किसी भी एल्गोरिदम को हम अच्छा है कि बुरा है, किस आधार पर हम उसके जो है उसको मापते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सिटी मतलब होता है जटिलता, बेटा याद करना, जटिलता, जटिलता मतलब उसमें क्या क्या कठिनाई आती है, ये किस आधार पर हम कहेंगे कि एल्गोरिदम अच्छा है कि बुरा है। 2 चीज़ों पर आधारित है ये, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एक होता है आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। दोनों को एक साथ बताऊंगा। टाइम मतलब समय और स्पेस मतलब होता है मेमोरी। ठीक है, तो प्रोग्राम को रन करने में कम से कम समय यदि ले रहा है, ठीक है, तो वो एल्गोरिदम बहुत अच्छा एल्गोरिदम कहलाता है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यह प्रोग्राम के द्वारा किसी भी टास्क को, काम को करने के लिए जितना आवश्यक समय लेता है उसके बारे में बताता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अर्थात प्रोग्राम को रन होने में जितना टाइम लगेगा वो उसका टाइम बता रहा है। यदि कोई एल्गोरिदम है वो कम से कम समय में, हम तुलना करते हैं कि सिलेक्शन और इंसर्शन सॉर्ट में जो कम समय लेगा भाई वो बेस्ट है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर। उसी प्रकार से मेमोरी के आधार पर आप सबको पता है कि भाई जो इंटरनल सॉर्टिंग होता है, जिसमें आपका इंसर्शन, सिलेक्शन, बबल, क्विक सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट है, ये सब इंटरनल सॉर्टिंग है। इसमें नंबर ऑफ डेटा कम रहता है, मतलब ये आपका प्राइमरी मेमोरी में होता है। सेकेंडरी मेमोरी मतलब मर्ज सॉर्ट होता है, माफ करिएगा, मर्ज को भी मैंने उधर ही इन्वॉल्व कर दिया था। मर्ज मतलब सेकेंडरी मेमोरी, मतलब उसमें डेटा ज़्यादा रहता है। तो यदि कोई एल्गोरिदम है और यदि किसी भी प्रोग्राम को जो है एग्जीक्यूशन करने, मतलब रन करने के लिए, यदि वो जितना ज़्यादा मेमोरी लेगा उतना ही वो खराब एल्गोरिदम है। मतलब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताता है आवश्यक मेमोरी को कितने मात्रा में मेमोरी यूज़ करेगा, उसको बताता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताता है कितने समय में लगेगा, कम से कम समय में और कम से कम मेमोरी में यदि कोई एल्गोरिदम आपको शॉर्ट करके दे रहा है वही आपके लिए बेस्ट एल्गोरिदम कहलाएगा। कुछ विशेषताएं देखते हैं, क्या कौन कौन से पैरामीटर हैं, कुछ विशेषताएं हैं जिसके आधार पर हम एल्गोरिदम पर बात करेंगे। ठीक है, एक होता है बेटा फाइनाइटनेस, सीमाबद्धता, मतलब लिमिट होना चाहिए, फाइनाइट स्टेप होना चाहिए। कहने मतलब ये भाई, एल्गोरिदम के लिए हमने कहा कि नंबर ऑफ स्टेप में किसी भी काम को करता है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तो वो एल्गोरिदम सबसे बेस्ट एल्गोरिदम कहलाएगा जो कम से कम स्टेप में आपके प्रॉब्लम को समाधान कर दे। समझ गए क्या? यदि कोई एल्गोरिदम है और उसके जितना कम स्टेप रहेगा, मान लीजिए एक एल्गोरिदम 3 स्टेप में काम कर देता है, एक एल्गोरिदम जो है आपको 5 स्टेप में कर रहा है, तो जो 3 स्टेप में कर रहे हैं बेटा उसको हम अच्छा मानेंगे। ठीक है क्या? तो जो फाइनाइटनेस होता है, सीमाबद्धता होता है, उसमें मैंने लिखा देखिए, एक सीमित संख्या फाइनाइट नंबर के बाद आपका जो एल्गोरिदम है वो टर्मिनेट हो जाना चाहिए, समाप्त हो जाना चाहिए। अर्थात आप जो भी आउटपुट जो ढूंढ रहे थे वो एक स्टेप, एक
गिने जाने वाली संख्या के बाद समाप्त हो जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई वो लूप चल रहा है, चल ही रहा है 10 स्टेप 25 स्टेप 50 स्टेप, लेकिन आउटपुट का पता ही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। दूसरा इनपुट, आप जब भी किसी भी काम को करते हैं आपको इनपुट देना ही पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपको गाना ही सुनना है बेटा, तो कीबोर्ड से आप क्या करते हैं, 2 बार किसी भी सॉन्ग को आप क्लिक कर रहे हैं तो इनपुट दे रहे हैं। मतलब ये है भाई कि एल्गोरिदम आप बना ही रहे हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो आपको इनपुट देना पड़ेगा, तभी तो उसका क्या करेगा, समाधान निकालेगा। तो प्रॉब्लम को समाधान निकालने के लिए, सॉल्यूशन निकालने के लिए कुछ ना कुछ आपको इनपुट देना ही पड़ेगा। उसी को हम लोग इनपुट कहते हैं। एल्गोरिदम में जीरो भी कोई इनपुट नहीं देंगे तो मतलब आप सिर्फ ऐसा है कि आप मीडिया प्लेयर को ओपन कर दीजिए, गाना बज जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। मतलब आप इनपुट एल्गोरिदम में हो सकता है आप जीरो इनपुट दे रहे हैं, या आपको हो सकता है जीरो से अधिक इनपुट भी देना पड़ सकता है। तो एल्गोरिदम में इनपुट ऐसा होना चाहिए जो क्या होना चाहिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से परिभाषित हो, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वेल डिफाइंड इनपुट। मतलब स्पष्ट रूप से इनपुट दे, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई। है नहीं कि 2 दबाएं कि 4 दबाएं कि 6 दबाएं, ऐसा नहीं। सीधे सीधे 2 दबाने से ये होगा ऐसे। जैसे कि आप वहाँ जाएंगे, एटीएम में जाते हैं, तो वो भी एक एल्गोरिदम है। आप क्या करते हैं, अपना डेबिट कार्ड इंसर्ट करते हैं, लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं, फिर आपको एक जो है आपको कंफर्मेशन के लिए कोई भी 2 डिजिट का नंबर दबाइए बोलता है। फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, कौन सा आपका क्या कर पैसा निकालना है, मिनी स्टेटमेंट लेना है, कि आपको ट्रांसफ़र करना है, कि आपको क्या करना है, पैसे विड्रा करना, ये सब होता है ना स्टेप बाय स्टेप। वैसे ही हम इनपुट देते जाते हैं, उसके आधार पर आगे बढ़ते जाता है। या कस्टमर केयर को कॉल भी करते हैं, वो भी होता है कि हिंदी में जानकारी के लिए 1 दबाएं, अंग्रेजी के लिए 2 दबाएं, छत्तीसगढ़ी के लिए 3 दबाएं। जब तक आप ये तीनों में से ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करेंगे, प्रोसीजर आगे नहीं बढ़ेगा। तो इनपुट के आधार पर जो है आपका जो है काम होगा। आउटपुट, जैसा आपका इनपुट देंगे भाई, उसके आधार पर आपको आउटपुट मिलेगा। ये पहले से ही फिक्स रहता है कि आपको क्या आउटपुट मिलने वाला है, ठीक है ना। मतलब ये फिक्स रहता है। जैसे मान लीजिए मैं जोड़ने वाला कह दिया है कि 2 नंबर बताऊँ, उसको जोड़ूंगा, तो भाई आपने 2 और 3 दिया, तब वैसे 5 आएगा। मतलब पता रहता है कि जो भी वैल्यू दोगे उसको आउटपुट, उसको जोड़ के आउटपुट बनाएगा। ये कहने का मतलब है, ठीक है। नेक्स्ट है आपको बेटा अनएम्बिगियस, जिसको बोलते हैं स्पष्टता। इंस्ट्रक्शन और जो स्टेप हैं वो एकदम क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। प्रत्येक जो आने वाला नया जो स्टेप है वो पहले वाले इनपुट पर, पहले वाले स्टेप पर निर्भर करता है। तो मतलब क्या होना चाहिए, चीज़ें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, ताकि उसको आसानी से उसको क्या कर सके, रीड कर सके और आगे बढ़ सके। नेक्स्ट है प्रभावशील, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस को आप चेक करने के लिए जो हमने अभी आपको बताया, कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम और स्पेस के आधार पर आप इफेक्टिवनेस को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। यदि कोई एल्गोरिदम है कम से कम समय में कम से कम मेमोरी में लिखा गया है, ठीक है, तो हम उसको क्या कहते हैं, सबसे बढ़िया माना जाता है वो, ठीक है ना। लास्ट और अंतिम है आपका लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, मतलब भाषा स्वतंत्रता। मतलब ये है भाई कि आप जो एल्गोरिदम बना रहे हैं वो किसी भी लैंग्वेज के जो बंदा है, मतलब उसको आसानी से वो समझ सकें। ये भी आप ऐसा भी कह सकते हैं, या आप ऐसा कहें कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यदि हम उस एल्गोरिदम को यूज़ करें तो वो क्या हो जाना चाहिए, उसमें आउटपुट आपको मिल जाना चाहिए। क्योंकि कंप्यूटर पर हम एल्गोरिदम की बात करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मतलब सी में हो, C++ में हो, जावा में हो, SP में हो, C# में हो, PHP में हो, किसी भी लैंग्वेज में आप इस एल्गोरिदम के जो स्टेप है उसको फॉलो करें तो आपको आउटपुट मिल जाना चाहिए। ये होता है लैंग्वेज इंडिपेंडेंट का मतलब, ठीक है। एक उदाहरण सबको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। मैंने क्वेश्चन लिया है, x और y 2 नंबर हैं, ठीक है। इन दोनों नंबर को आपको क्या करना है, ऐड करना है, एडिशन करना है, सम कहना कह लीजिए, योग करना है। उसके लिए आपको एल्गोरिदम डिज़ाइन करके मैं दिखाऊंगा। और जो ए और जो x और y उनको जोड़ने के बाद मुझे उसको क्या करना है, उसके परिणाम को सम में प्रदर्शित करना है। मतलब ऐसा कह रहा हूँ मैं, सम बराबर x + y कह रहा है। मतलब 2 मान दो, उन दोनों मान को जोड़ेगा और जो मान होगा वो किसका हो जाएगा, सम का हो जाएगा। मतलब x + y का मान क्या हो जाएगा, जैसे 5 आ रहा है, ये 5 आ रहा है या 6 आ रहा है, वो किसका वैल्यू कहलाएगा, सम पे आएगा। क्वेश्चन समझ में आया। 2 वेरिएबल लेना है। तो सबसे पहले हमेशा एल्गोरिदम को याद रखना, पहला स्टेप हमेशा स्टार्ट रहेगा और अंतिम स्टेप हमेशा एंड रहेगा, ठीक है ना। एंड लिखाएगा या स्टॉप लिखाएगा। तो स्टार्ट का मतलब होता है एल्गोरिदम स्टार्ट हो गया, और अंतिम स्टेप का मतलब होता है एल्गोरिदम को वहाँ पे समाप्त कर रहा है। तो अंतिम और फर्स्ट स्टेप बिल्कुल फिक्स रहता है। दूसरा, हमें क्या कहा था कि x और y 2 नंबर ले लो, तो इसको कहते हैं बेटा वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या है, यदि आपको नहीं पता है तो मैं आई बटन के क्लिक पे सी प्रोग्रामिंग का पूरा प्लेलिस्ट डाल देता हूँ, आप वहाँ जाइए और अच्छे से उसको देख लीजिए। 2 वेरिएबल है x और y। वेरिएबल का मतलब होता है जिसका मान फिक्स ना हो भाई। यहाँ पे x और y को जोड़ के मैं आपको सम पे जोड़ने के लिए कह रहा हूँ ऐसे। मतलब बेटा आप यदि दो x का मान भी 2 दोगे, y का मान भी 2 दोगे तो 4 कहूँगा, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5 होगा तो 8 हो जाएगा। मतलब वेरिएबल का मतलब होता है जिसको आप, ऐसा हमने कोई फिक्स मान नहीं दी उसको वेरिएबल कह रहे हैं। कौन कौन से 2 वेरिएबल, क्वेश्चन में स्पष्ट लिख दिया, x और y लो, और x और y को जोड़ने के बाद उसका आउटपुट किस में दिखाना है, सम में। तो देख लीजिए मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों लिख दिया है। x, y और सम 3 वेरिएबल बनाइए और उस पर कोई भी मान को आप क्या करिए, स्टोर कर दीजिए, ठीक है ना।
तीसरा स्टेप क्या कहता है, जो भी आप एक्स और वाई दे रहे हैं कीबोर्ड से आपको नंबर डालना पड़ेगा। कैलकुलेटर में भी तो आप जोड़ते हैं ना जी, जैसे 2 प्रेस किए, फिर प्लस प्रेस किए, फिर 5 प्रेस किए, जैसे ही आप बराबर इक्वल का ऑपरेटर को दबाते हैं तब आपको क्या हो जाता है 2 + 5 7 आ जाता है। वैसे ही आप क्या करिए, कीबोर्ड की मदद से एक्स और वाई का मान दे दीजिए। जो भी आप मान देंगे बेटा वो एक्स और वाई का मान हो जाएगा। अब उन दोनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो जोड़ने का मतलब है यहाँ पे दोनों को ऐड करना है। तो ये देखिए मैंने उसको यहाँ पे उसी को लिखा हुआ है सम बराबर x + y, मतलब जो भी मान, जैसे मान लीजिए x का वैल्यू मैंने दे दिया 4 और y का वैल्यू दे दिया बेटा 5, तो x + y बराबर जो है सम है उसका मान क्या हो जाएगा बेटा 9 हो जाएगा। 9 हो जाएगा, सम इज इक्वल टू 9 हो गया ना। देखो मैंने लिखा है जोड़ने के पश्चात सम में स्टोर कर दो, मतलब जो दोनों को जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको किसको दे दो, आप सम को दे दो। अब क्या कर दो, जो भी आंसर आया उसको प्रदर्शित कर दो, डिस्प्ले कर दो। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हमने जोड़ दिया है। और फर्स्ट स्टेप हमेशा स्टार्ट होता है और लास्ट वाला स्टेप एंड भी लिख सकते हैं या स्टॉप भी लिख सकते हैं। तो आपको मैं उम्मीद कर रहा हूँ कोई चीज़ें समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो पसंद आए बेटा तो आप मुझे लाइक जरूर कर दिया करिए भाई। कमेंट करके बताइएगा वीडियो अच्छा लगा है तो नाइस लिखिएगा, पसंद नहीं आया है तो बकवास लिख दीजिएगा, लेकिन कुछ भी कमेंट आप जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।